तो हमने अध्याय 8 में वायु तथा दाब के विषय में पढ़ लिया था अच्छे से। तो दाब क्या होता है? दाब की परिभाषा किसी वस्तु के द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। कि एकांक क्षेत्रफल पर किसी वस्तु के द्वारा लगे बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। मान लेते हैं कोई भी वस्तु जो है उसको मैं अपने हाथ पे रखता हूँ, तो इस वस्तु के द्वारा मेरे हाथ के ऊपर बल को मैं अनुभव कर सकता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा हाथ है इसका एक तल है और इस तल के द्वारा एक क्षेत्र भी घेरा गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका क्या है? ये एक बंद आकृति है और इस बंद आकृति के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है इसको मैं क्या बोलूंगा? क्षेत्रफल बोलूंगा। इसका कुछ एक क्षेत्रफल भी है। तो जब मैं इस वस्तु को इस क्षेत्रफल के ऊपर रखता हूँ तो इस निश्चित क्षेत्रफल के ऊपर इस वस्तु के द्वारा क्या लगाया जा रहा है? बल लगाया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर क्या लग रहा है? मेरे हाथ के ऊपर दाब लग रहा है। क्या लग रहा है? दाब लग रहा है। और ये कैसी वस्तु है? ठोस वस्तु है, द्रव है या गैसीय अवस्था में है? ये ठोस अवस्था में है। तो इसका मतलब है कि ठोस वस्तु के द्वारा क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है। और बल का जो और एकांक क्षेत्रफल पर लगे बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो दाब का जो सूत्र है वो आता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और एक निश्चित मात्रा का बल यदि कम क्षेत्रफल पर लगेगा तो दाब की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। यदि निश्चित मात्रा का बल अधिक क्षेत्रफल पर लगेगा तो दाब घट जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात करी हमने ठोस वस्तु के बारे में। इसके अलावा तरल पदार्थों के द्वारा भी दाब लगता है। जैसे वायु की बात करें तो हमारे चारों क्या है? वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। और वायुमंडल कहां से कहां तक फैला है? पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो इस वायुमंडलीय वायु के द्वारा जो दाब लगता है उसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। अब वो जो वायुमंडलीय दाब जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? 3 बातों पर निर्भर करता है। चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक वर्ग इकाई, ये हमने माना है एक ऐसा क्षेत्रफल, कितना है इसका क्षेत्रफल? 1 वर्ग, हाँ 1 वर्ग मीटर मान लेते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है 1 वर्ग मीटर है। और हम साथ ही कल्पना करते हैं यहाँ पर 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है और साथ ही हमने कल्पना की कि इससे ऊपर वायुमंडल की ऊंचाई तक हमने एक कल्पना की। किसकी कल्पना की हमने? बेलन की। और इस बेलन में क्या भरी हुई है? वायु भरी हुई है। और हमें पता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल जितना इस वायु के ऊपर लग रहा है वही वायु के द्वारा लगने वाला दाब होगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल जो किसके ऊपर लग रहा है? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वीय बल जितने इसको हम बोल सकते हैं वायु स्तंभ। क्या बोल सकते हैं इस बेलन को? वायु स्तंभ या एयर कॉलम। क्या बोल सकते हैं? एयर कॉलम। एयर कॉलम। तो इस एयर कॉलम में जितनी भी वायु उपस्थित है या मौजूद है उस पर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल जितना लग रहा है उसी को हम बोलते हैं एक वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है? आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। जो प्रेशर जो है, दाब जो है, उसका सूत्र होता है रो, जी और एच, ठीक है। रो को हम बोलते हैं घनत्व, ये आप 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे। और जी को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ये भी आप 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे। और जिस चीज में हम इंटरेस्टेड है वो है ऊंचाई, यानी कि एच, हाइट। किसकी ऊंचाई? वायु स्तंभ की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई है? वायु स्तंभ की ऊंचाई। तो जितना अधिक घनत्व होगा, जितना गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा और जितनी इस वायु स्तंभ की ऊंचाई होगी उतना ही इसमें मौजूद वायु के द्वारा इस क्षेत्रफल पर उतना ही अधिक बल लगेगा, यानी कि उस वायु के द्वारा उतना ही अधिक दाब हमें महसूस होगा। फिर नेक्स्ट हमने जो एक्टिविटी करनी है वो एक्टिविटी हमारी है जल को लेके। तो मान लेते हैं कि ये भी एक वर्ग मीटर का मान लिया उदाहरण के तौर पर। इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 1 वर्ग मीटर है। और इसके ऊपर हमने इमेजिन कर लिया एक बेलन को, ठीक है। और इस बेलन के अंदर क्या भरा हुआ है? मान लेते हैं कि इस बेलन के अंदर जल भरा हुआ है। तो इसको हम जल स्तंभ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? जल स्तंभ। और अब इस क्षेत्रफल पर जो इस पूरे कॉलम जल स्तंभ, वाटर कॉलम भी बोल सकते हैं इसको, तो इस बेलन के अंदर जितना जल भरा हुआ है उस जल के द्वारा इतने
वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर बल लग रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि पानी के द्वारा क्या लग रहा है, इसके ऊपर दाब लग रहा है। तो ये जो दाब लग रहा है वो भी तीन ही बातों पर निर्भर करेगा। किन किन बातों पर? नंबर 1 घनत्व, नंबर 2 गुरुत्वीय त्वरण, या 9th कक्षा में पढ़ेंगे, इसको डेंसिटी बोलते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और गुरुत्वीय त्वरण होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आप पढ़ेंगे 9th क्लास में। और तीसरा जिसमें हम हाइट यानी कि ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? जल स्तंभ की। तो ये जो वाटर कॉलम जो है इसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी उतना ही इसके तल पर अधिक दबाव पड़ेगा। तो ये हम एक्टिविटी के माध्यम से आज हम समझेंगे। तो आज हम स्टेम मंच 4 के अंतर्गत आने वाली गति, फ्लूइड प्रेशर एंड हाइट को समझेंगे, जिसके लिए सामग्री जो है वो इस प्रकार है। ये वाटर, ये 2 प्लास्टिक की बोतल, सीजर, मार्कर और रूलर, स्केल और प्लास्टिक स्ट्रॉ। तो सबसे पहले हमने इसके लेड यानी कि ढक्कन को, दोनों बोतल के ढक्कन को उतारते हैं, और प्रत्येक ढक्कन में हमने 2-2 होल्स करने हैं। किसके बराबर होल करने हैं? हमने इस स्ट्रॉ के डायमीटर के बराबर। तो कैसे होल करने हैं? सबसे पहले मैं स्ट्रॉ को इस लीड यानी कि ढक्कन के ऊपर रखता हूँ, और इसकी जो सर्कमफेरेंस है यानी कि जो इसकी जो परिधि है उसको मैं ट्रेस करता हूँ। तो दूसरे होल के लिए भी दोबारा से इसकी परिधि को, इसकी सर्कमफेरेंस को मुझे ट्रेस करना है, ताकि मैं इन दोनों मार्किंग के बीच में सीजर की सहायता से इसमें होल कर सकूं। किसके बराबर होल करना है मेरे को? इस पाइप के बराबर। ये इस पाइप पे ये क्या है? डायमीटर होता है, इसको हम बोलते हैं व्यास। तो वुडन स्क्यूअर की सहायता से मैं इसके अंदर एक छोटा सा पिन होल करता हूँ, और ठीक ऐसी दूसरी सर्कल के सेंटर में भी, और अब सीजर की सहायता से मैं इसके होल को थोड़ा सा ब्रॉड करना है। और ऐसे ही दूसरे। यार मैं फोकस करो। देखने के निकाले पापा उसके तो कमाल जो बात तो ये मेरे पास दो प्लास्टिक के स्ट्रॉ है। तो मेरे को क्या करना है? इसको 4 भागों में इसको डिवाइड करना है, कट करना है। तो कैसे 4 भागों में? एक भाग लेना है लगभग 15 सेंटीमीटर, और 3 भाग लेने हैं हमने 3-3 सेंटीमीटर के। किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। तो स्केल की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। ऊपर से बनाना बच्चे। ये स्केल की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया, और उसके बाद 3-3 सेंटीमीटर के 3 पार्ट चाहिए। तो ये एक पार्ट ये हो गया हमारे पास, और 2 3-3 सेंटीमीटर के पार्ट हमें यहाँ से प्राप्त होंगे। इसको सीजर से कट करते हैं। तो ये पार्ट कितने सेंटीमीटर का है? 15 सेंटीमीटर का। और दूसरा पार्ट ये कितने सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर का। और ये पार्ट 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर का। तो ये हमारे पास, बच्चे उठा के देना नीचे गिरा हुआ है। तो ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा है स्ट्रॉ का, और 3-3 सेंटीमीटर के कितने पीस है हमारे पास? 3 पीस है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? जो 15 सेंटीमीटर का जो स्ट्रॉ है इसको किसी दोनों में से किसी ढक्कन के किसी एक होल में हमने इंसर्ट करना है, और इसका जो अधिकांश भाग जो है वो हमने बाहर रखना है। और जो 3 सेंटीमीटर का जो एक पीस है उसको हमने दूसरे होल में इंसर्ट करना है, और उसके अधिकांश भाग को हमने इस ढक्कन के काफ़ी नीचे रख लेके जाना है। और ठीक यही प्रक्रिया हमने दोहरानी है दूसरी लिड के साथ भी। एक 3 सेंटीमीटर के स्ट्रॉ को हमने एक होल में इंसर्ट किया। इतना इंसर्ट करना है कि उसका अधिकांश भाग जो है वो कहाँ रहे?
बाहर की तरफ रहे और 2 से 3 सेंटीमीटर के इस स्ट्रॉ के टुकड़े को दूसरे होल में इंसर्ट करना है कि उसका अधिकांश भाग जो है वो काफ़ी नीचे तक रहे। हाँ जी बच्चे, तो अब इन दोनों बोतल्स को हमने पानी से फिल करना है अप टू द ब्रिम, यानी कि इसके बिल्कुल ऊपर तक। और इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए हम इसके अंदर कुछ कलर डाल सकते हैं, जैसे मैं फूड कलर लेके आया हूँ। तो इन दोनों बोतल्स को पानी से भरना है। ये कलर इसलिए डाला है ताकि हमें दिखता रहे। फूड कलर। तो इन दोनों बोतल्स को मैंने पानी से फिल कर दिया। अब इनके ऊपर मैं ढक्कन लगाता हूँ, इनको क्लोज करता हूँ और इसके बाद मैं इन दोनों को इन्वर्टेड कर दूंगा, यानी कि उल्टा कर दूंगा और दोनों में से पानी बाहर निकलेगा। हमने ये देखना है कि कौन सी बोतल पहले एम्प्टी होती है, यानी कि हमने ये देखना है कि कौन सी बोतल में से पानी पहले बाहर निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब इन दोनों बोतल्स को इन्वर्टेड करता हूँ, उल्टा करता हूँ, तो देखते हैं कि किसमें से कौन सी बोतल पहले एम्प्टी होती है, अर्थात किसमें से पानी पहले निकलेगा। अब दोबारा के तरह एक मत तो मर क्या रे पानी, छोटी वाली में तो देख दोनों में तो मर क्या रहा। मुझे दूसरे जगह में डालता हूँ, ठीक है। वो कौन सी बोतल में से पानी पहले एम्प्टी हुआ है? बड़ी स्ट्रॉ वाली में से। तो क्या कारण हो सकता है इसका? क्या कारण हो सकता है इसका? स्ट्रॉ बढ़िया, क्योंकि हमें पता है कि भाई जितने ज़्यादा जल स्तंभ की ऊंचाई जितनी अधिक होगी, जल स्तंभ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है इसमें, तो जल स्तंभ की ऊंचाई जितनी अधिक होगी तो उस जल के द्वारा यहाँ पर जो क्षेत्रफल में जो दाब है उतना ही अधिक लगेगा।